नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सिस बैंक के Q2 FY26 के नंबर्स। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर एक्सिस बैंक कोई बहुत खास नंबर्स दे नहीं पा रहे। देर इज नो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक। हर क्वार्टर कोई एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ भाई इस क्वार्टर में कुछ होगा, इस क्वार्टर में कुछ होगा, बट कुछ नहीं हो रहा है। So let's dive deeper into what happened into this quarter. It was just another quarter like जो previous कुछ quarters थे उसी की तरह ये भी quarter था। तो advances और deposits में दोनों में 11% की growth आई है। Again it is not a very great number. एक्सिस बैंक की जो लोन बुक है वो 11 लाख करोड़ की लोन बुक है, लगभग 11 लाख करोड़ की लोन बुक है। सिमिलर लोन बुक एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक की है। आईसीआईसीआई बैंक की लगभग कुछ 14 लाख करोड़ की लोन बुक है। On the other hand, ICICI Bank has been growing at somewhere around 18 to 20%. But वही Axis Bank हर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वी आर सीइंग कि 10% 12% का लोन ग्रोथ वो डिलीवर कर रहे हैं। इनकी कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो इनका अगेन इट्स 40%. So it is just like any other very well settled established bank. So now that it is this kind of a bank which is so mature in terms of its presence, in terms of the number of years that it is into operation, it is expected कि भाई इस kind of environment में जहाँ पे RBI itself is pushing the banks to grow their loan book, disburse more and more loans in different segments, it is expected कि भाई banks थोड़ा सा aggressive हो जाए और they deliver good set of loan growth numbers. That is not happening with the Axis Bank. So इनके अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो सिर्फ 2% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इनका निम्स भी नीचे जा रहा है। इनका निम्स इज 3.73%। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में Q2 FY25 में इट वाज 3.93%, तो 20 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। अब क्योंकि बिकॉज द डिक्लाइन इन द यील्ड्स, जो इनके लोन से इनको यील्ड्स आता है वो ज़्यादा गिरा एज कम्पेयर टू द डिक्लाइन इन दी डिपॉजिट्स। डिपॉजिट पे जो ये लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उससे ज़्यादा उनका लोन पे जो यील्ड्स था वो ज़्यादा गिरा है। अब ये फिनोमेनन ठीक है, मतलब इट इज़ एक्चुअली कॉमन अक्रॉस द बैंक्स, क्योंकि जनरली ये होता है कि लोन्स जो होते हैं वो रिप्राइजिंग थोड़ा सा जल्दी होता है उनका एज कम्पेयर टू द रिप्राइजिंग ऑफ द डिपॉजिट साइड, द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैंक्स। सो गिवन दैट इनका अब तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि Q3 में दे कुड सी अ बॉटम ऑफ देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, उसके बाद इट कुड बी स्टेबलाइज। सो इट इज अ कॉमन फिनोमेनन अक्रॉस। और एक और रीजन ये भी है, इनका निम्स इज अराउंड लेस देन 4%, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द लोन बुक इज इनटू सिक्योर्ड, तो इनका 72% ऑफ द लोन बुक इज सिक्योर्ड। तो जब आपका लोन बुक इज सिक्योर्ड लोन बुक्स डोंट यील्ड दैट मच ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, क्योंकि अगर बंदा सिक्योरिटी भी दे रहा है तो उसी लोन पे ही विल नॉट पे हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ ऑलरेडी गिरवी रख रहा है बैंक के पास। एक और चीज मैंने यहाँ पे जो नोटिस करी वो ये थी कि इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस बिल्कुल नहीं बढ़ा। इनफैक्ट इनका टोटल जो एक्सपेंसेस था वो इट वेंट अप ऑलमोस्ट 7%, एंड दैट वाज लेड बाय द टेक एक्सपेंसेस एज पर व्हाट मैनेजमेंट सेड। एम्प्लॉय एक्सपेंस में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अब इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स नॉट सो गुड थिंग ऑल्सो। गुड थिंग फॉर अ शेयर होल्डर तो डेफिनेटली कि यार एम्प्लॉइज को पे नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली इट इज फ्लोइंग डाउन टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू अ बेटर ROE। बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको आपके एम्प्लॉइज में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है टू गेट बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर आउटपुट। सो आई वुड लुक एट इट इन टू वेज। नेट इट्स ओके, मतलब एक क्वार्टर में कोई बहुत इस पे कोई बहुत बड़ा ओपिनियन देने वाली बात है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वार्टर का हाईलाइट ये था कि इनका प्रोविजनिंग जो था वो 61% से बढ़ा। जब मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ तो उनसे पता चला कि इस क्वार्टर में RBI ने उनके एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो इनका एक एग्री लोन था, उसके ऊपर उनको प्रोविजनिंग करने को बोला। तो पूरे क्वार्टर का इनका जो प्रोविजनिंग था दैट वाज अबाउट 3,500 करोड़। उसमें से 1200 करोड़ के आसपास का जो लोन था वो 1200 करोड़ के आसपास का जो प्रोविजनिंग था वो दैट केम फ्रॉम दिस RBI रेगुलेशन। और ये बेसिकली कंप्लायंस रिलेटेड था कि भाई RBI ने बोला कि आपको इस लोन को प्रोवाइड करना ही है, और ये लोन शायद कुछ 2027 में मैच्योर होने वाला है, तो तब तक हो सकता है कि पूरा का पूरा अमाउंट रिवर्सल भी हो जाए। लेकिन आज के टाइम पे बैंक हैड टू प्रोवाइड दिस 1200 करोड़ का प्रोविजन, उसके चलते इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है और प्रोविजनिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है। बट इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल थिंग जैसे मैनेजमेंट ने बोला है। तो इसके चलते फिर इनका नेट प्रॉफिट भी गिरा, आई थिंक कुछ 6% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट गिरा है। और ROE टू कंट्रोल, रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी बैंक को जज करने का।
कोई भी बैंक अच्छा है या बुरा है ये आपको सिर्फ उसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देख के पता चलता है। तो इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज 11%, विच इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड नंबर फॉर दिस काइंड ऑफ अ बैंक। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो डिप्रेस्ड नेट प्रॉफिट था उसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी गिरा हुआ है। और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म तो वो लोग 15% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एक्सिस बैंक। तो दिस बैंक इज ट्रेडिंग एट अबाउट 1.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड मल्टीपल फॉर अ बैंक, क्योंकि अगेन रीजन तो यही है कि बैंक अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कोई बहुत खास नहीं है, उसी के चलते इट इज ट्रेडिंग एट दिस काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन। और इन जनरल फॉर अ गुड बैंक विच इज दिस काइंड ऑफ अ बैंक विच इज स्टेबल मैच्योर्ड, और अगर वो अच्छे खासे रेट से ग्रो भी कर रही है तो फॉर दैट काइंड ऑफ अ बैंक 2.5 to 3 के बीच में उनका मल्टीपल होना चाहिए। बट एक्सिस बैंक इज नोवेयर नियर दैट। सो वो अभी देखने वाली बात होगी कि भाई कब ग्रोथ आएगी। और मैनेजमेंट भी कोई बहुत ज्यादा बुलिश लगी नहीं इन द कॉन कॉल। उन्होंने भी यही बोला कि हमारा ROE विल बी अराउंड 15%, विल बी ग्रोइंग समवेयर अराउंड डबल डिजिट। तो वो यही है कि मतलब 12-15% का ही टारगेट वो लोग रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लोन ग्रोथ। सो दैट इज वॉट, मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बुलिशनेस वहाँ से देखा नहीं। तो अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर आपका मल्टीपल का री रेटिंग का चांसेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। शुड यू बी इंटरेस्टेड इन टू दिस बैंक? सो मैं अपना चीज़ बता सकता हूँ कि आई एम राइट नाउ नॉट लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ अ बैंक, एंड द रीजन इज कि आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर यार। मेरे को अगर बैंक में ग्रोथ नहीं है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें जल्दी एंट्री करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब आगे चल के होगा दिखेगा कि बैंक में ग्रोथ आ रहा है, देयर इज अ स्कोप कि इसका री रेटिंग हो सकता है इसका, अगर तो इन दैट केस एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट विल बी इजी फॉर मी टू एंटर इट एट दिस बैंक, एंड आई शुड बी ओके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू इवन गेट इफ द बैंक इज लाइक 5 or 7% अप एट दैट पर्टिकुलर डे। ये जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डीप वैल्यू करना है, ये दिस थिंग डजंट वर्क इन फाइनेंशियल्स। ये मैं चीज़ इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई वॉज द शेयर होल्डर इन एक्सिस बैंक, और मैंने क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करे, और एक पॉइंट पे आके मैंने हार मान ली कि भाई ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट हैपनिंग। सो आई देन गॉट आउट ऑफ द, ऑब्वियसली आई लॉस्ट पेशेंस एंड देन आई गॉट आउट ऑफ दिस स्टॉक। सो आई थिंक ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो सकती है कि आपको देखना है कि ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ग्रोथ आ रही है तो देन देयर इज नो हार्म इन गेटिंग इनटू दैट स्टॉक इवन एट 4% 5% अप। वी शुडंट गेट एंकर्ड टू एनी पर्टिकुलर प्राइस, एंड व्हेन वी सी कि आगे चल के अगर इसका ROE बेटर हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, तो फिर कोई हार्म नहीं है थोड़ा सा ऊपर के भाव पे खरीदने में भी। लेकिन ये जो चीज़ है कि भाई डीप वैल्यू है, दिस मोस्टली वर्क्स फॉर इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसलिए क्योंकि उनको बड़े बड़े क्वांटिटीज में लॉट में शेयर्स खरीदने होते हैं। तो अगर उनको वो चीज़ करना होता है तो दे कांट बाय द स्टॉक जब वो 5% बाद में नंबर्स आए और उसका 5, क्योंकि उनका पोजीशन भरने में ही लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम जाता है, 30 to 45 days डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द AUMs they take for a general institution to build their project position into a particular stock. तो उनके लिए तो दे शुड बी ओके कि वो लोग इस रेट पे खरीदेंगे, 2 या 3 साल वेट करेंगे कि जब भी अर्निंग आएगा तो देन वी विल मेक आवर रिटर्न। सो फॉर देम द स्ट्रैटेजी, बाइंग स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट, एंड फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी शुड बी डिफरेंट। तो बहुत लोग, अगर आप कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि एक्सिस बैंक पे बाय रेटिंग होगा। You should independently think that if this strategy works for you. If you are a kind of a person जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3-5 साल बैंक इस स्टॉक पे बैठा रहूंगा और मुझे कोई रिटर्न नहीं आएगा, then you can go ahead and buy this kind of a stock. But ideally, as a retail investor, when you have this kind of a flexibility, when you have this privilege कि आप किसी भी स्टॉक में फटाफट एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इनटू द बैंक। एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको फंडामेंटली सिर्फ ग्रोथ को ट्रैक करना है और ग्रोथ के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है ग्रोथ मेरे फेवर में है, यस, मल्टीपल मेरे फेवर में है, यस, इन दैट केस यू शुड जस्ट गो एंड बाय दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। सो एज ऑफ नाउ एज अ बॉटम लाइन ये है कि I am not very much interested into the kind of numbers that are being brought out by Axis Bank. That's my take on Axis Bank altogether. And अभी HDFC AMC का भी रिजल्ट आया है, तो we'll cover that into the next video, क्योंकि ये यहाँ पे करूँगा तो it will become तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा. So see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye.